आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस अध्याय की जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के विभाजन की, एक ऐसी घटना जिसके जख्म आज भी ताज़ा महसूस होते हैं। जरा सोचिए, रातों रात 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने ही घरों में, अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गए। ये इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। और इस पूरी उथल-पुथल में 10 लाख से भी ज्यादा जानें चली गईं। नफरत और हिंसा की ऐसी आग भड़की कि उसमें अनगिनत परिवार तबाह हो गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? एक देश जो सदियों से एक साथ रह रहा था, वो अचानक ऐसे 2 टुकड़ों में कैसे बंट गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले उन शुरुआती घटनाओं पर नजर डालते हैं जहां से पहली दरारें पड़नी शुरू हुईं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कहानी की शुरुआत दुश्मनी से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश राज के खिलाफ एक साझे संघर्ष से। हिंदू, मुसलमान सब मिलकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने अपना सबसे कारगर हथियार इस्तेमाल किया, बांटो और राज करो। और इस पॉलिसी का असर आप देखिए, बिल्कुल डोमिनोज की तरह एक के बाद एक दिखने लगा। सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया, वो भी धर्म के आधार पर। फिर इसकी प्रतिक्रिया में ठीक 1 साल बाद मुस्लिम हितों को सामने रखने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। और फिर आया साल 1909, जब मोर्ले मिंटो सुधारो ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेश किया जिसने असल में बंटवारे के बीज बो दिए। वो कॉन्सेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट का, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या था? तो इसका सीधा सा मतलब था एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी खास सीट के लिए सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट कर सकते थे और उम्मीदवार भी उसी समुदाय का होता था। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक जनरल इलेक्टोरेट में क्या होता है कि एक इलाके के सभी वोटर्स किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, जिससे अलग अलग समुदायों के बीच बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट ने ठीक इसका उल्टा किया। अब सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। इससे हुआ ये कि जो राजनीतिक पहचान थी वो धर्म की मजबूत दीवारों में कैद हो गई। तो अब कहानी आगे बढ़ती है 1930 के दशक में। ये वो दौर था जब राजनीतिक खाई और भी चौड़ी हो गई और 2 नेशन थियोरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत ने आकार लेना शुरू कर दिया था। लेकिन यहीं पर एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम पाकिस्तान के संस्थापक के तौर पर जानते हैं, अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे। इतना कि सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत तक कह डाला था। इससे पता चलता है कि आगे चलकर हालात कितने ज्यादा बदल गए थे। पाकिस्तान का जो आइडिया था वो कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने भारत के अंदर ही एक मुस्लिम राज्य की बात रखी। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली नाम के एक स्टूडेंट ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर आखिरकार 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास करके साफ साफ एक अलग आज़ाद देश की मांग रख दी। अब हम पहुंचते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में। ये वो वक्त था जब घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ीं कि कह सकते हैं हम उस मोड़ पर आ गए जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। साल 1946 के प्रांतीय चुनाव। ये सिर्फ चुनाव नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का जनमत संग्रह बन गए थे। देश के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ एकजुट भारत का विचार था और दूसरी तरफ एक अलग पाकिस्तान की मांग। और जो नतीजे आए उन्होंने सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया। कांग्रेस ने लगभग 90% जनरल सीटें जीती, तो वहीं मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए रिजर्व लगभग 90% सीटें अपने नाम कर लें। मतलब राजनीतिक तौर पर देश पूरी तरह से बढ़ चुका था। अंग्रेजों ने भारत को एक रखने के लिए एक आखिरी कह सकते हैं नाकाम कोशिश की, 1946 का कैबिनेट मिशन। इसने एक बड़ा ही पेचीदा 3 टियर सिस्टम का प्लान रखा, लेकिन दोनों ही पक्ष, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इस पर सहमत नहीं हो पाए। असल में दोनों के बीच भरोसे की कमी इतनी ज्यादा थी कि ये प्लान भी फेल हो गया। और इस नाकामी का जो नतीजा निकला वो बहुत बहुत भयानक था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया और यहीं से कहानी ने एक हिंसक मोड़ ले लिया। पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा की एक ऐसी लहर उठी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसकी शुरुआत हुई ग्रेट कैलकाटा किलिंग से। अब हम आ गए हैं उस आखिरी साल में, 1947।
इस साल के अंदर फैसले इतनी तेजी से और इतनी अफरा तफरी में लिए गए जिसने इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उस जल्दबाजी का अंदाजा इस टाइमलाइन से लगाया जा सकता है। फरवरी में अंग्रेज प्रधानमंत्री ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की डेडलाइन दी। फिर 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने अचानक बंटवारे और जल्दी आज़ादी देने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों देशों के बीच की नई सरहद यानी रैडक्लिफ लाइन लोगों को आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को बताई गई। इस वक्त तक ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े नेताओं ने भी हार मान ली थी। एक तरह की हताशा थी। कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी का यह बयान उस भावना को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, लड़ाई करने के बजाय हमें उन्हें उनका पाकिस्तान दे देना चाहिए। और शायद सबसे दुखद और अजीब बात यह थी कि जिस सरहद ने लाखों लोगों की किस्मत का फैसला किया, उसे सिर्फ 5 हफ्तों में एक ऐसे ब्रिटिश वकील ने खींचा था जो इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं था। उसे यहाँ की ज़मीनी हकीकत का, यहाँ की संस्कृति का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। क्योंकि आखिर में ये कहानी सिर्फ तारीखों और राजनीतिक फैसलों की नहीं है। ये उन लाखों इंसानों की कहानी है जिन्हें इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये दर्द की एक ऐसी विरासत है जो आज भी जारी है। जैसे ही लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर भागे, हिंसा का जो तांडव शुरू हुआ वो दिल दहला देने वाला था। कहा जाता है कि ट्रेनें जब नई सरहद को पार करती थीं तो उनमें अक्सर जिंदा इंसानों से ज्यादा लाशें होती थीं। और हम फिर से उसी एक आंकड़े पर वापस आते हैं, 1.5 करोड़। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 1.5 करोड़ कहानियां हैं, टूटे हुए सपने हैं और कभी न भरने वाले जख्म हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस त्रासदी को, इस भयानक त्रासदी को टाला जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।